Hey guys, this is Harsh. I am back with part 4, chapter 1, some basic concepts of chemistry, class 11th. तो मैं हूँ हर्ष और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ क्लास 11th की। तो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तक पढ़ लिया था। आज हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, यानी कि एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास कह देते हैं। ठीक है, तो एटम हमें बताया, डाल्टन ने बताया, जिसकी थ्योरी बाद में जाके कई चीज़ें इसकी क्या हुई, यानी रॉन्ग पाई गई। जैसे कि इसने बोला इंडिविजिबल होता है एटम, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि बात गलत साबित हुई बाद में। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इसके सब पार्ट्स जो हैं वो निकल कर सामने आए। तो जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि एक एटम के मास को हमने एटॉमिक मास कहा। ठीक है, इसको मेज़र करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, जिससे हम मेज़र कर सकते हैं एटॉमिक मास को। ठीक है, फिर बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ एन एटम विद रिस्पेक्ट टू अदर एटम। ठीक है, यानी कि एक एटम का मास किसी और एटम के मास के रेस्पेक्ट में, तो उस एटॉमिक मास को क्या कहेंगे? हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमने रेफरेंस लिया, हमने माना रेफरेंस एटम किसको लिया? हमने हाइड्रोजन एटम को लिया। ठीक है, और उसका मास हमने मान लिया 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने हाइड्रोजन एटम के मास को क्या माना 1, उसके हिसाब से जब हमने दूसरे अदर एलिमेंट्स के एटम्स के मास को मेज़र किया तो उसको हमने क्या कह दिया? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये ओल्ड थ्योरी है, जब हमने हाइड्रोजन एटम के मास को क्या मान रखा था? 1 मान रखा था। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, उधर रेफरेंस एटम जो है वो कार्बन 12 आइसोटोप को माना जाता है। कार्बन 12 आइसोटोप का मतलब यहाँ पे ये है कि वो कार्बन एटम जिसका जो एटॉमिक मास है वो कितना हो? 12 AMU हो। ठीक है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया क्यों, ये भी आपके मन में सवाल होगा। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है या फिर हमारे जो आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं उसमें क्या है? कार्बन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कार्बन। तो हाइड्रोजन को इसलिए लिया गया था कि वो सबसे हल्का है ना। लेकिन बाद में देखा गया कि जो चीज़ हमारे आसपास सबसे ज़्यादा है, क्यों ना उसी को हम क्या माने? रेफरेंस एटम माने। इसलिए कार्बन 12 आइसोटोप को हमने क्या मान लिया? रेफरेंस एटम मान लिया। अब नाउ AMU इज रिप्लेस्ड बाय U। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट को किससे रिप्लेस कर दिया गया? U से, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, फिर AMU या फिर U किसके इक्वल होता है? 1/12 होता है मास और कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप का जो मास है उसका 1/12 अगर हम कर दें तो वो किसका क्या हो जाता है? 1 AMU की वैल्यू हो जाती है। तो वो कितनी आती है हमारी? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 का ऑर्डर -24। ठीक है, कितना है? 10 का ऑर्डर -24 है। तो 1 AMU की वैल्यू ये है, तो इसको आप याद कर लें, 1.66 इंटू 10 का ऑर्डर -24 ग्राम्स। ठीक है, फिर एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 का ऑर्डर -24 ग्राम। अप्रोक्स सेम है, लेकिन एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही वैल्यू। ठीक है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर हम एक AMU में निकालना चाहें तो एक AMU में कितने ग्राम्स होते हैं? इतने 1.66 इंटू 10 का ऑर्डर -24 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना हो गया AMU की वैल्यू? तो 1 में 1.66 इंटू 10 का ऑर्डर -24। और अगर मैं उस हाइड्रोजन एटम का देखूं मास ग्राम में, तो इतना होता है। तो इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? ये कुछ है। और सॉल्व करने पे जो वैल्यू आती है AMU में वो आती है, या फिर U में बोल सकते हैं, 1.0079। ठीक है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना कह सकते हैं? 1 कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा आप सभी को। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि हमारे पास जो सीरीज़ है, पहले 20 एलिमेंट्स जो हैं उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, उनके नाम। यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं? एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, यानी कि उसमें कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। फिर देखते हैं आगे मास नंबर। ठीक है,
मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और जो मास नंबर है उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट है, एक बार सबको पढ़ देता हूँ मैं, ठीक है? कितने क्या एलिमेंट्स हैं हमारे पास? तो हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है? तो यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर भी गिवन है। हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का क्या होता है 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, 7, नाइट्रोजन का 7, ऐसी कैल्शियम का क्या होता है 20, ठीक है? फिर बात करते हैं हाइड्रोजन जो है उसका मास नंबर क्या होता है? तो 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40 और पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, ठीक है? तो ये आपको याद होना ही चाहिए। आपने 9th में और 10th में याद तो किया ही होगा वैसे, लेकिन अगर जब याद नहीं कर पाए थे किसी वजह से तो अब याद ज़रूर कर लें, ठीक है? 18 तक तो आपको याद हो गई होगा जैसा मैं समझता हूँ, और पोटेशियम और कैल्शियम का आप याद कर सकते हैं, ईजी है, ठीक है? फिर एक ट्रिक है, अगर आप मास नंबर में कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं तो केस 1 देखते हैं। अगर हमारे पास जो प्रोटॉन है या फिर एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं, अगर वो इवन है, क्या है? इवन है, तो हम क्या कर देंगे? ट्वाइस कर देंगे किसको? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं, तो वो उसका क्या हो जाएगा? मास नंबर हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, ठीक है? लेकिन ये इधर एक्सेप्शन है कि बेरिलियम और आर्गन का हम ऐसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि बेरिलियम का कितना होता है? 9 होता है, ठीक है? और आर्गन का कितना होता है? 40 होता है, ठीक है? तो वहाँ पे ये फंडा नहीं लगता, वहाँ पे ट्वाइस नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हमारे पास ऑड है, क्या है? ऑड है एटॉमिक नंबर, तो हमें प्रोटॉन्स को या फिर एटॉमिक नंबर को ट्वाइस कर देना है और उसमें 1 ऐड कर देना है, और ये भी हर जगह नहीं लगेगा। जैसे एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन में क्या होता है? उसका मास नंबर 40 होता है, क्लोरीन का क्या होता है? 35.5, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो सब कुछ अलग ही चल रहा है क्लोरीन का, कि 35.5 कैसे हो गया, है ना? अगर हम ट्वाइस करके 1 प्लस करते हैं या फिर सिर्फ ट्वाइस भी करते हैं तो फिर भी क्लोरीन का मैच नहीं हो रहा कुछ, है ना? तो वहाँ पे है हमारा फंडा एवरेज एटॉमिक मास का, ठीक है? क्या है फंडा? एवरेज एटॉमिक मास का। तो एवरेज एटॉमिक मास उन एलिमेंट्स के लिए निकाला जाता है जो आइसोटॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऐसे ही बहुत सारे हैं, ठीक है? तो ये सब जो है आइसोटोप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे कि कार्बन जो है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 13 और कार्बन 14 आइसोटोप होते गए, जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम हुआ। एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इस वाले कार्बन में, इस वाले में और इस वाले में, सब में कितने प्रोटॉन्स होंगे? हमारे पास 6 प्रोटॉन्स, लेकिन न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग अलग हैं, जिसकी वजह से उनका मास नंबर चेंज हो जाएगा। तो दोज एलिमेंट्स which have same atomic number but different mass number are called isotopes, ठीक है? तो उन्हीं को क्या कहते हैं? हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एटॉमिक मास गिवन है हर आइसोटोप का, ठीक है? फिर उनकी नेचुरल अबेंडेंस यानी कि एनवायरनमेंट में वो किस परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरे पास कार्बन 12 का यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि 98.9 है, ठीक है? अबेंडेंस यानी कि जितना भी कार्बन हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसका 98.9% जो है वो कौन सा कार्बन है? कार्बन 12 आइसोटोप है। वहीं पे हमारा जो इन्वायरमेंट में जितना भी कार्बन प्रेजेंट है उसका 0.9% जो है वो कौन सा है? कार्बन 13 आइसोटोप है। सिमिलरली 0.2% जो है वो कितना कौन सा है? कार्बन 14 आइसोटोप है। तो अगर हम देखें यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए ऐसे ही हमें टेबल बनाना पड़ेगा, जहाँ पे आइसोटोप्स को लिखना है, उसके एटॉमिक मास को लिख देना उसी के सामने, नेचुरल अबेंडेंस यानी कि कितना प्रेजेंट है वो इन्वायरमेंट में,
तो वो लिख देना है। फिर उसको आखिरी कॉलम जो है उसमें क्या कर देना है, एटॉमिक मास को और नेचुरल अबेंडेंस को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं लिखी है यहाँ पे, एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। मैंने माना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कोई वैल्यू आई एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एक वैल्यू आई वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आई जेड, ठीक है। तो हमारा एटमिक एवरेज एटमिक मास होगा ऑफ कार्बन, वो किसके इक्वल होगा, इन तीन वैल्यू के सम के इक्वल होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ऐसे निकलता है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। तो इसके ऊपर कई क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन से आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, और क्वेश्चंस की सीरीज भी मैं आगे बनाऊंगा। पहले हम इस चैप्टर की थ्योरी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मूव करते हैं आगे कि मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो सम होता है एटॉमिक मास का हर एलिमेंट का जो कि प्रेजेंट है इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के या फिर मॉलिक्यूल में जो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हमारे पास उसके एलिमेंट के जो मास है, एटॉमिक मास है, उसका अगर हम सम कर दें तो वो किसके इक्वल हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास के। जैसे यहाँ पे देखें कार्बन का कितना मास है 12 प्लस मेरे पास 2 ऑक्सीजन के एटम है और एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है 16 होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 12 प्लस 32 विच विल बिकम्स इक्वल टू 44। तो 44 यू हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास में कोई चेंज नहीं है, ये सिंपल जैसे हम हमारा निकालते हैं एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास वैसे ही कैलकुलेट किया जाता है, बस इसको हम फॉर्मूला मास नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो फॉर्मूला मास जो है सिर्फ उनके लिए कैलकुलेट किया जाता है जो कि कैसे कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला मास इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स जैसे कि रॉक सॉल्ट हो गया, रॉक सॉल्ट यानी कॉमन सॉल्ट NaCl जिसे भी हम फॉर्मूला में बोलते हैं। तो NaCl जो है ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड। तो इसके लिए जो मास कैलकुलेट होगा उसको हम फॉर्मूला मास कहेंगे। और एक खासियत है इस रॉक सॉल्ट की कि यहाँ पे हर Na प्लस आयन जो है वो सराउंडेड होता है बाय 6Cl माइनस आयन। सिमिलरली एवरी Cl माइनस आयन इज सराउंडेड बाय 6Na प्लस आयन, ठीक है। तो जैसा कि आपको मैंने फिगर बनाई है, 3D फिगर तो बन नहीं सकती एक पेज पे, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक Na प्लस आयन के आसपास क्या है, 1 2 3 4, 4 तो आपको दिख ही रहे होंगे। एक क्या होगा इसके पीछे Na प्लस के, एक क्या होगा इसके आगे, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल 6। सिमिलरली हर Cl माइनस आयन के आगे 1 इज Na प्लस, 1 2 3 4, एक पीछे एक आगे, तो कितने हो गए 6। तो एवरी Cl माइनस आयन इज आल्सो सराउंडेड बाय 6 Na प्लस आयन। अब बात करते हैं फॉर्मूला यूनिट क्या होता है ना। तो द रिपीटिंग यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स फॉर्मूला यूनिट। जो रिपीटिंग यूनिट होती है एक आयनिक कंपाउंड की उसको क्या बोलते हैं, उसका फॉर्मूला यूनिट। जैसे कि यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट क्या है, एक तो है Na प्लस और एक है Cl माइनस, ठीक है। तो Na प्लस और Cl माइनस क्या हो गए, फॉर्मूला यूनिट हो गए, ठीक है। अब फॉर्मूला मास जैसे कि यहाँ पे निकाल के दिखाया गया है NaCl का और जिप्सम का, ठीक है। जिप्सम आपको पता होगा 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। जिप्सम क्या होता है, तो उसका भी जो हम मास निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे उसको भी क्या बोलेंगे हम, फॉर्मूला मास, जो कि इनके आगे गिवन है, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास, ठीक है। तो मोल क्या होता है, ठीक है। मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, 1 मोल, ठीक है। सो इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में भी लिख के आनी है वो कुछ इस तरह है, 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि हमने रेफरेंस एटम किसको माना था, कार्बन 12 आइसोटोप को, तो उसका जो 12 ग्राम होता है वो 1 मोल के इक्वल हमने मान लिया, ठीक है। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में जितने क्या होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर
प्रेजेंट हो अदर एलिमेंट्स में तो उसको क्या बोल देते हैं, उसका 1 मोल बोल देते हैं। जैसे कि जब मैं 14 ग्राम लेता हूँ ऑफ नाइट्रोजन, तब मुझे उतने ही एटम्स मिलते हैं जितने किस में होते हैं, 12 ग्राम कार्बन आइसोटोप में होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 1 मोल है नाइट्रोजन का वो जब बनेगा जब मैं उसका कितना लूँगा, 14 ग्राम लूँगा। सिमिलरली ऐसे ही हर किसी एलिमेंट का है। जैसे कि बात कर लेते हैं कार्बन, कार्बन तो है ही यहाँ पे, कार्बन 12 आइसोटोप। सिमिलरली हम बात कर लेते हैं सल्फर की। ठीक है, तो सल्फर का जब मैं 32 ग्राम सल्फर लूँगा तब मेरा 1 मोल बनेगा, क्योंकि 32 ग्राम सल्फर में ही उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जितने कार्बन 12 आइसोटोप में होते हैं। जब उसका मैं कितना लेता हूँ, 12 ग्राम लेता हूँ, तो दैट इज़ आवर 1 मोल। सो आगे देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूलेज। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलेज गिवन है यहाँ पे। सबसे पहला फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन में मोलर मास। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे को गिवन है कि मेरे पास है 24 ग्राम कार्बन। ठीक है, और कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है। ठीक है, तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए इसके, 2 मोल्स आ गए। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट जो है वो क्या है कि कैसे हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता ही होगी कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 का ऑर्डर 23। ठीक है, ये होती है हमारी वैल्यू एवोगैड्रो नंबर की। तो एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। मान लेते हैं 12.044 इंटू 10 का ऑर्डर 23 क्या गिवन है मेरे को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको मैं किससे डिवाइड करूँगा, एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 0.622 इंटू 10 का ऑर्डर 23। ठीक है, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 2 मोल्स। ठीक है, तो ऐसा हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर निकालने हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसी फॉर्मूले से वैसे आ सकता है। तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हम एवोगैड्रो नंबर से। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने और नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन ना हो तो क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे किससे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो ये थे हमारे 4 फॉर्मूले, इनको याद कर लें, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। सो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसमें है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, एक एलिमेंट में किसी एक एलिमेंट का कितना परसेंट प्रेजेंट है उसी को उसका क्या कहेंगे, मास परसेंट। तो इसका फॉर्मूला है मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन में मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इन 200। यानी कि एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। यहाँ पे ग्लूकोज गिवन है एक, ठीक है, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180 ग्राम। ठीक है, और कार्बन कितने मोल्स वो एटम्स प्रेजेंट है कार्बन के इस ग्लूकोज में, 6। तो उसका मास ग्लूकोज में कितना हो गया, 72 हो गया, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया, 180 इंटू 100। सॉल्व करके क्या आएगा, 40%। ठीक है, समझ आ गया होगा। ठीक है, सो सिमिलरली आपको फाइंड करना है कि मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है ग्लूकोज में। ठीक है, इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं सॉल्व करके कि ग्लूकोज में कितना मास परसेंटेज होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। आगे देखते हैं इम्पेरिकल फार्मूला। क्या है, इम्पेरिकल फार्मूला। तो इम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इम्पेरिकल फार्मूला जो है वो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स जो कि प्रेजेंट है एक कंपाउंड में, उनके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को शो करता है। सो अब देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। Molecular formula represent exact number of atoms of different elements present in a molecule of compound। Molecular formula जो है वो exact number of atoms को दिखाता है कि एक कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके exact number of atoms को दिखाने के लिए हमें
कौन सा फॉर्मूला होता है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में गिवन है कि हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, CH2O। ठीक है, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्लूकोज के एटम में एग्जैक्टली कार्बन के कितने होते हैं, 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम्स। ठीक है, वहीं पे अगर मैं देखूं तो हमारा जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सिर्फ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को शो कर रहा है। अगर मैं 6:12:6 करूं तो वो किसके इक्वल आता है, 1:2:1। ठीक है, जो कि किस में रिप्रेजेंट हो रहा है, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला में दिखा रहा है वो कार्बन का रेशियो क्या है, 1, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, तो 1:2:1। तो ये जो चीज़ है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ये कौन दिखाता है, हमारा एम्पिरिकल फार्मूला दिखाता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल बिकॉज अभी ये सिर्फ स्टार्टिंग है हमारी, आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।